नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई, जहां 22 जनवरी को भारत रत्न अवार्ड की भी घोषणा की गई और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है। इस बार के पद्म विभूषण पुरस्कारों में दक्षिण भारत ने बाजी मार ली। दक्षिण भारत 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से 4 दक्षिण भारत से आते हैं। क्या इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की राजनीति को साधना चाहती है? यद्यपि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से ऐसा देखा गया है कि पद्म पुरस्कारों में किसी प्रकार से राजनीति दिखाई नहीं देती है। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार जैसे राजनीतिक विरोधियों को भी इस सरकार ने पद्म पुरस्कार दिया है। तो भारत रत्न भी कांग्रेस के पूर्व नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नरेंद्र मोदी सरकार के रहते हुए ही दिया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लेकर के किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं की है और पद्म पुरस्कारों को केवल दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों को ही न दे करके आम गांवों तक भी पहुंचाया गया है। गांवों की जो स्थानीय कला है, स्थानीय परंपराओं को, स्थानीय सामाजिक संरचनाओं में जो विशेष योगदान देने वाले लोग हैं, उनको जो बिल्कुल सुदूर गांव से आते हैं, उन लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाता रहा है। लेकिन फिर भी इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले 5 लोगों में से 4 दक्षिण भारत से आते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले में से पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेत्री वैजयंती माला और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वरी पाठक। पद्मा सुब्रमण्यम जैसे नाम है पद्म विभूषण पाने वाले। इसमें से अगर देखें हम तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और चिरंजीवी, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी का संबंध आंध्र प्रदेश से रहा है, जबकि वैजयंती माला और पद्मा विभूषण का संबंध तमिलनाडु राज्य से रहा है। एक बिंदेश्वरी पाठक ही उत्तर भारत के बिहार से बिलोंग करते हैं। ऐसे में दक्षिण भारत की राजनीति को साधने का प्रयास भी इससे देखा जा रहा है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्यों में से केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में से कई सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर चुकी है, जिसमें से प्रमुख नाम पीटी उषा और इलैयाराजा का भी है। जिस प्रकार से दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अभेद दुर्ग बना हुआ था, दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूता सा बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को, अपने भूमिका को बढ़ाने को लेकर के, अपने राजनीतिक जमीन को तलाशने को लेकर के बड़ा उत्सुक दिखाई देती है और इस क्षेत्र से आने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को जहां राज्यसभा में पहले नॉमिनेट किया गया और अब पद्म विभूषण अवार्डों में से भी, पद्म अवार्डों में भी इस क्षेत्र के लोगों को अधिक महत्व देकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की राजनीति को साधने का प्रयास किया। यद्यपि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करने को लेकर के काफी ऐसा प्रयास करते हुए दिखाई दी। विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से काशी तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम आयोजित कर तमिलनाडु को गुजरात और उत्तर प्रदेश से जोड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया था,
उसी का प्रयास का ही ये प्रतिफल है कि दक्षिण भारत में आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लड़ाई लड़ने को लेकर के अपने पैरों पर खड़े दिखाई दे रही है। और इसी के परिणाम स्वरूप, इसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार पद्म विभूषण अवार्डों में से भी दक्षिण भारत के लोगों की संख्या ज्यादा है। यद्यपि इस पे कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से पद्म अवार्डों को राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को भी दिया है, ऐसे में इन पद्म पुरस्कार पाने वाले इन विभूतियों के लेकर के कोई सवाल उठाना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिनको यह पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है वो इस अवार्ड के भी हकदार हैं। लेकिन दक्षिण भारत से एक साथ 4 लोगों को, 5 में से 4 लोगों का होना कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के राजनीति को साधना चाहती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।